नमस्कार साथियों, आज हम लोग मॉडल सेट 2 करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो भी बैक पेपर और लेफ्ट ओवर वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये क्लास स्पेशल होने वाली है। इस क्लास की या फिर इससे पहले वाली जो भी क्लास है उसकी भी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट का यूज करिए globaliti.org। www.globaliti.org इस वेबसाइट का यूज करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपका बता भी देता हूं आपको कि कैसे डाउनलोड होता है। देखो मैं globaliti.org की वेबसाइट पे आ गया हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है नई अपडेट वाले सेक्शन में। ये नई अपडेट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद फिर ये आपको दिख रहा होगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर ये दिख रहा है, इस मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, इसके बाद फिर आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा सीवीटी एग्जाम पेपर डाउनलोड। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर का जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर इलेक्ट्रीशियन और फिटर इस नाम से ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के नाम से ऑप्शन खुलेगा। जब आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी मॉडल सेट इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सभी डाउनलोड हो जाएंगे और फिर जो फिटर वाले हैं वो सभी के सभी डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप आसानी से इस वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी क्लास की। चलो अब देखते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन क्या है मॉडल सेट 2 का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में असफलता रही है, कहीं ना कहीं आप मेहनत करने में चूक गए हैं तभी आपका बैक लगा हुआ है ना। तो मेहनत जारी रखिए, मेहनत जारी रखेंगे जरूर एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर आपसे पूछा है कि फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर कितना है। तो फिलामेंट लैंप किस मटेरियल का बना होता है? पहले तो आप मुझे ये बता दो कि फिलामेंट लैंप जो है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा फिलामेंट लैंप है, फिलामेंट लैंप ये जनरली हम लोग किसका बनाते हैं? टंगस्टन का, है ना। टंगस्टन का बना होता है जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जिसका प्रतिरोध क्या होता है भाई? जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। इसी वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है। वो हीट लगभग कितने डिग्री सेल्सियस का होता है भाई? वो हीट होता है लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस। 2300 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है ऑप्शन में? यस सर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिलामेंट लैंप बना किसका होता है, किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये जो टंगस्टन है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो भी हाई होता है, गलनांक उच्च होता है, तभी तो ये 2300 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं गल रहा है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? बैटरी का आपको क्या टेस्ट करना है भाई? पोलैरिटी टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है, मूविंग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वहां से तो वोल्ट मीटर और मीटर बनाते हैं। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, यहाँ से वोल्टेज मापेंगे, यहाँ से करंट मापेंगे। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। ये ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है यार? एक मिनट रुक जाइए, क्या क्या दिया हुआ है? डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर। अच्छा, दूसरे तरीके से यहाँ पे मीटर की बात नहीं किया है, यहाँ पे मीटर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे टोंग टेस्टर या फिर जो टेस्टर दिए रहते हैं बैटरी की ध्रुवता चेक करने के लिए, उस वो ऑप्शन दिया, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन बदले हुए हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन बदला हुआ है तो देखिए डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर। डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? इससे हम लोग पावर मेजर करते हैं डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर से। ठीक है, फिर मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, तो देखो ये जो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है ये हमारा कौन सा वोल्ट मीटर है भाई? ये पीएमएमसी है। पीएमएमसी मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, है ना, मूविंग कॉइल। इस इंस्ट्रूमेंट की क्या खास बात है कि ये
क्या केवल और केवल डीसी को मेजर करता है, केवल और केवल किसको मेजर करता है भाई, डीसी ओनली। और जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं, ये एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं, एसी एंड डीसी बोथ, एसी एंड डीसी बोथ, ठीक है, एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। और हमें क्या टेस्ट करना है या हमें क्या चेक करना है, बैटरी की पोलैरिटी, बैटरी कौन सी सप्लाई देती है, एसी देती है या डीसी देती है, बैटरी हमारी डीसी सप्लाई देती है, तो हम लोग उसकी पोलैरिटी चेक करने के लिए मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, न कि मूविंग आयरन टाइप का, ठीक है। डायनेमोमीटर टाइप जो है ये भी एसी और डीसी बोथ के लिए होता है। हम लोग यहाँ पे केवल और केवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो डीसी को मेजर करे, ओनली डीसी को मेजर करे, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट ही लेते हैं, ठीक है। चल उम्मीद है बात ये आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बोला है थ्री फेज सिस्टम में यदि 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, 240 वोल्ट हो, अच्छा 240 वोल्ट हो तो आपसे पूछा है क्या, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज पूछा है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे कर देना है कि 240 में कितने का मल्टीप्लाई कर देना है भाई, 240 मल्टीप्लाइड बाई √3 कर देना है ना। थ्री फेज लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, 1.732 ये किसका मान है भाई, ये मान है हमारा √3 का, ये मान है √3 का। चलो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 240 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, मैं 73 कर दे रहा हूँ 0, ये हो जाएगा आपका 12, फिर आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 1 7, 7 0 0 7 चौक 28 8, 7 दूनी 14 2 16, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये हो गया हमारा 2, ठीक है, ये 0 ये 2, 8 7 15 का 5, ठीक है, 6 4 10 10 1 11 2 1 3 1 4, 415 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 415 पॉइंट समथिंग, 415 है क्या ऑप्शन में, या ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री फेज, यदि हमें फेज वोल्टेज दिया हुआ है तो फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल फेज वोल्टेज में, तो हमें लाइन वोल्टेज मिल जाता है, ठीक है। तो हमने लाइन वोल्टेज यहाँ से निकाल लिया है, आपको आसानी से दिखा भी दिया है कि कैसे हमने निकाला है, ठीक। चल सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, सिस्टम अर्थिंग तो ये आपको बताना नहीं है, सिस्टम अर्थिंग ये क्वेश्चन में शायद मॉडल सेट 1 में भी करा रखा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन पे हमें सिस्टम अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है, लैंप की चमक कम है और जो हमारी मोटर है वो धीमी गति से, थोड़ी धीमी गति से चल रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। ऑप्शन पढ़िए, ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन में ओपन सर्किट है। अच्छा एक बात हमें बताओ, जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है भाई, ये है आपकी मोटर, ये है आपकी मोटर, और मोटर को चलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल, एक चाहिए न्यूट्रल। इसने बोला इसने बोला कि सर ये न्यूट्रल वाला जो वायर है ये टूट गया, न्यूट्रल वाला वायर टूट गया तो क्या है, मोटर चलेगी, मोटर चलेगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। ओपन सर्किट इन द अर्थ कंडक्टर, अर्थ कंडक्टर में ओपन सर्किट है, अर्थ कंडक्टर बोले तो अर्थ कंडक्टर किधर होता है भाई, इसके बॉडी से, मोटर की बॉडी से यहाँ पे हम लोग अर्थ में लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से केवल लीकेज करंट इसमें आती है, तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है क्या, नहीं सर ये ऑप्शन भी नहीं सही होगा, क्योंकि यदि अर्थ कंडक्टर हमारा ओपन हो रहा है तो उससे मोटर की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब हम मोटर को टच करेंगे और उसमें लीकेज करंट है तो वो हमें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, बाकी मोटर के स्पीड पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, इसका कहना है कि ये जो हमारी फेज और न्यूट्रल वाली लाइन है इसी में एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, और ये भी रेजिस्टेंस कैसा हो, हाई वैल्यू का हो, कैसा हो, हाई वैल्यू का हो, तो इससे क्या सर्किट पे इफेक्ट पड़ेगा सर, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारी करंट क्या होने लगती है, करंट
घटने लगती है किस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से आई वी इक्वल टू आई आर। तो यहां से यदि मैं आई लिखना चाहूं तो वी अपॉन आर। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी करंट क्या होगी, करंट घटेगी। और यदि करंट कम जाएगी सर्किट में, सर्किट में करंट कम जाएगी तो क्या हमारी मोटर की स्पीड कम नहीं हो जाएगी, मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी, या फिर हमारा जो बल्ब है बल्ब का ग्लो भी कम हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें जो दिया हुआ था, कंसेप्ट पकड़ना था। कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए एक बार आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरणा पर क्या प्रभाव है, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीज। टर्न्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारी कॉइल है, एक हमारी ये कॉइल है, ठीक है, एक हमारी कॉइल ये है, ये नॉर्मल नॉर्मल कॉइल बोल दिया हमने, बोल दिया कि ये नॉर्मल कॉइल है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इनके टर्न्स के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये दूरी ऐसे बढ़ा दिया, जैसे देखो अब एक टर्न इसका यहाँ है, ठीक है, और दूसरा टर्न यहाँ पे है, तो इन दोनों टर्न के बीच की डिस्टेंस अब बढ़ गई है। पहले कितना डिस्टेंस था भाई, पहले केवल इतना ही डिस्टेंस था, अब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। तो इस डिस्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडक्टेंस पे, किस पे, इंडक्टेंस पे पूछा है, इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडक्टेंस बोले तो एल, एल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बढ़ जाएगा या फिर घटेगा, या फिर जो हमारा इंडक्टेंस है वो जीरो हो जाएगा या फिर सेम रहेगा, क्या रहे, क्या होगा भाई। देखो आप लोग जैसे फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये तो रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे यदि आप लंबाई बढ़ाते हो, यहाँ पे यदि कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते हो तो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, सर्किट का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है ना। तो सेम उसी तरीके से जो हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डी के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के, मतलब कि इन दोनों कॉइल के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि आप उसको बढ़ा रहे हो तो जो हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चल, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना, द्रव में किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये इसमें से कौन सा प्रभाव है, किस प्रभाव की वजह से द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या लाइटनिंग की वजह से, या हीटिंग की वजह से, या केमिकल की वजह से, या फिर मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो जो हमारा कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में करंट कभी भी फ्लो होगी तो किस वजह से होगी भाई, वो उसके केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, या फिर ये कहिए कि वो उसके बॉन्डिंग, उसमें कौन कौन से बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है, और रासायनिक उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी द्रव की रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, उन चीजों पे डिपेंड करती है करंट का फ्लो, ठीक है। यदि हमारा सर्किट, यदि हमारा जो सर्किट बोल रहा हूं, यदि मैं मेरा सोल्यूशन, सोल्यूशन बोले तो क्या, द्रव, द्रव या फिर विलयन, और विलयन, द्रव या फिर विलयन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होगा, ठीक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होगा। जैसे कि यदि मैं बात कर लूं शुद्ध जल की, शुद्ध जल किससे बना होता है, ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है। शुद्ध जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, D2O होता है, ठीक है। ये D क्या है, ये ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। H2O, H2O वाला यदि कोई जल रहेगा तो उसमें करंट का फ्लो होगा, लेकिन यदि कोई जल D2 है, भारी जल, भारी जल है, तो उसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा लेकिन इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो ये क्या है, ये केमिकली
केमिकली इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, मतलब कि रासायनिक रूप से इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इस वजह से इसमें करंट का फ्लो भी डिपेंड कर रहा है कि किस सर्किट में बहेगा और किस सॉल्यूशन में बहेगा, किस सॉल्यूशन में नहीं बहेगा। ठीक है, तो जो कभी भी यदि बात करेगा कि द्रव लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड में करंट कैसे फ्लो होती है, तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, उसकी केमिकली प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब रासायनिक रूप से उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है हमेशा करंट का प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन की समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 तथा 560 प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। यहाँ पे क्या बात किया भाई, यहाँ पे बोला है कि यहाँ 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस है हमारा 50 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 220 का, एक है हमारा 450 का, और एक है कितने का, एक है हमारा 560 का। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है कितनी, 20 एम्पियर की, 20 एम्पियर की करंट। ऐसे हमने एक एजम्पशन ले लिया है, ये हो गया हमारा 20 ओम, ये हो गया हमारा 200, सॉरी ये 50 ओम है ना, ये 220 ओम हो गया, ये 450 है, और ये है हमारा 560। आप सभी जानते हो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, मतलब कि यहाँ पे I इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के है, मतलब कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा उसमें करंट सबसे कम होगी, और जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें करंट की वैल्यू अधिक होगी। ये रिलेशन आपको दिखा रहा है ना कि यदि हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो हमारा जो करंट होगा वो घटेगा, और यदि हम रेजिस्टेंस का मान यदि घटाएंगे, यदि रेजिस्टेंस का मान घटाएंगे तो हमारा जो करंट का मान होगा वो करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से केवल इसी कंसेप्ट का यूज करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है, नहीं आपको कैलकुलेट करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं, फिर अलग अलग करंट डिवाइडिंग रूल लगाया, फिर करंट डिवाइडिंग रूल लगा कर तब फिर फाइंड करें। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक कंसेप्ट याद रखना था। कौन सा कंसेप्ट, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोले तो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट का बहाव सबसे कम होगा, उसमें करंट सबसे कम बहेगी। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा, किसमें करंट का मान सबसे अधिक होगा, तो वो होता हमारा 50 ओम। ठीक है, उस समय हमारा जो ऑप्शन होता है वो हो जाता 50 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता हूँ। ट्विस्ट कैसे लाता हूँ, यहाँ पे जो बात किया इसने समांतर की, मैं बोल दिया यहाँ पे सीरीज, मैं यहाँ पे बोल दिया सीरीज। तो अब आप लोग बताओ कि किस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सबसे कम होगी, किस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सबसे कम होगी, या आप मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि क्या होगा इसमें। ठीक है, अब देखो आंसर बहुत लोगों का आना भी शुरू हो गया होगा कि सर यहाँ पे जो 200 560 ओम है, 560 वाले में सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपका माइंड में ये कंसेप्ट बन गया कि अरे सर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसमें सबसे, जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा तो वहां पे करंट कम हो जाएगी। अरे मेरे भाई, ये देखो ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है, और सीरीज में आप क्या जानते हो, सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए लेकिन करंट हर जगह सेम होती है, करंट हर जगह सेम होगी। तो चाहे वो हमारा 50 ओम हो, चाहे 220 ओम हो, चाहे 450 हो, चाहे हमारा 560 हो, सभी में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, किसी में कम अधिक नहीं होगी। समझ गए ना, तो ये गलती नहीं करना है। ये ऐसे ही आपके साथ एग्जामिनर हमेशा खेलेगा, और खेल के फिर कहेगा कि बेटा अब तुम साइड हो जाओ, तुम हमारे साथ नहीं खेलने लायक। ठीक है, सीरीज की बात करता तो सभी में करंट सेम होती है, पैरेलल की बात करेगा तब फिर हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस संकेतक का नाम पूछा है आपसे, ये कौन सा संकेतक। ठीक है, आप कभी भी यदि हाईवे पे जाते हो तो हाईवे के किनारे जो आपके सिग्नल्स के लिए कई सारे पिलर्स लगे होते हैं जिसपे अलग अलग सिग्नल्स दिए बने रहते हैं, तो उसी में से एक सिग्नल यहाँ पे भी दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया है कि ये कौन सा सिग्नल है। ठीक है, तो भाई ये आपको दिख रहा है कि ये ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है
और इस पे एक आदमी ऐसे जा रहा है, इस पे एक आदमी जा रहा है, तो ये क्या है, ये पैदल क्रॉसिंग बनी हुई है। ये बात तो बहुत आसानी से आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके करने लायक है। मैं थोड़ा सा फिगर क्लियर कर दे रहा हूं आपको। ये फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये क्या है, ये क्या है। ये 240 वोल्ट है, 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है। और एक यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है हमारा बल्ब, ये हमारा बल्ब। तो ये बल्ब किस स्विच से कनेक्टेड है तो ये स्विच है, लेकिन कौन सा स्विच है, ये सिंगल वे स्विच है या फिर डबल वे स्विच है, तो ये है हमारा टू वे स्विच, टू वे स्विच, वे स्विच। ठीक है, ये हमारा टू वे स्विच है। देखो यहाँ पे स्विच तो एक ही है, एक इस तरह से जुड़ सकता है और एक इस तरह से जुड़ सकता है। फिर यहाँ पे भी दो कनेक्शन बना हुआ है, एक कनेक्शन ये यहाँ से ऐसे जुड़ सकता है और यहाँ से ऐसे जुड़ सकता है। ठीक है, ये कनेक्शन कुछ इस तरीके का भी होता है या फिर ये कनेक्शन बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है, ये कनेक्शन यदि यहाँ पे ऐसे दिया होता, यदि ये कनेक्शन यहाँ पे ऐसे दिया होता, इसको इससे जोड़ देता और फिर इसको ऐसे कर देता और फिर यहाँ पे एक पॉइंट दे देता, तो भी ये टू वे स्विच ही होता, तो भी ये क्या होता, टू वे स्विच ही होता। ठीक है ना, टू वे स्विच ही होता। तो ये कनेक्शन कहीं पे ऐसे भी दिया रहेगा, कहीं पे ऐसे भी दिया रहेगा। और ये जो हमने घुमाया है, इसका घुमाने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट सर्किट नहीं किया है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड नहीं किया, ये तार हमने अलग से लेके गया। तो यहाँ पे टू वे स्विच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टू वे स्विच है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हमारा पावर है, पावर देखो तीन तरीके से होता है। एक हमारा P इक्वल टू वी आई होता है, फिर एक होता है हमारा P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और एक होता है हमारा P इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। ठीक है, ये तीन तरह के पावर होते हैं। तो जो साइन थीटा वाला पावर है, इसको हम लोग क्या देते हैं, रिएक्टिव पावर। इसको हम लोग क्या देते हैं, रिएक्टिव पावर। जो कॉस थीटा वाला पावर होता है, ये होता है हमारा एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। ठीक है, और जो P इक्वल टू वी आई है केवल, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंट पावर। ठीक है, ऑपरेंट पावर। बात समझ में आ गई। जो हमारा P इक्वल टू वी आई है, ये रजिस्टिव सर्किट में होता है। ठीक है, रजिस्टिव सर्किट में, और ये उस सर्किट में क्रिएट होता है, या उस सर्किट में ये चीज, इस चीज को हम लोग एज्यूम करते हैं रिएक्टिव पावर को, जहां पे हमारा कोई ना कोई इंडक्टर लगा हो या फिर कैपेसिटर लगा हो। बिना इंडक्टर और कैपेसिटर के ये पावर जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, यदि कोई सर्किट प्योर रजिस्टिव है, तो उसमें केवल एक्टिव पावर ही होता है, उसमें रिएक्टिव पावर जीरो रहता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में पूछा है रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर आपको यहाँ पे दिख रहा है। रिएक्टिव पावर कौन सा है, पी आर इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ठीक है, वी आई साइन थीटा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस, ससेप्टेंस की यूनिट आपसे पूछा है, ससेप्टेंस की यूनिट आपसे पूछा है, ससेप्टेंस की यूनिट क्या होगी। ठीक है, देखो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है भाई, रिलक्टेंस की यूनिट और ससेप्टेंस की यूनिट, ससेप्टेंस। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ और क्या, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, ये तीन टर्म हमने लिखा हुआ, मैग्नेटिक सर्किट का तीन टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों का आपको फॉर्मूला यूनिट बताना है केवल। फॉर्मूला छोड़ दीजिए, आप केवल यूनिट बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस हम लोग किसको कहते हैं भाई, इंडक्टेंस कहते हैं एक्स एल को। ठीक है, एक्स एल हमारा क्या हो जाता है, इंडक्टेंस हो जाता है। तो इंडक्टेंस का वो क्या बनता है यूनिट, इंडक्टेंस का यूनिट बन जाता है हमारा ओम। ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट बन जाता है ओम। ससेप्टेंस का क्या बन जाता है, ससेप्टेंस का बन जाता है हमारा महो, जस्ट इसका अपोजिट।
ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। और मैं बात कर लूं यदि रिलक्टेंस की, तो रिलक्टेंस की क्या बन जाता है भाई, रिलक्टेंस का बन जाता है हमारा एम एम एफ अपॉन फाइव। तो यहाँ से एम्पियर टर्न इंटू अपॉन वेबर, ठीक है, एम्पियर इंटू टर्न अपॉन वेबर, ठीक है, एम्पियर इंटू टर्न अपॉन वेबर। तो ये बन जाता है यूनिट आपका रिलक्टेंस के लिए। ससेप्टेंस के लिए यूनिट बनता है हमारा महो, इंडक्टेंस का यूनिट बनता है हमारा ओम, ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या बनता है, ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महो, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फारेड किसका मात्रक है, ये आपका धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक मात्रक है भाई, ये हमारा मात्रक है किसका, यहाँ पे लिख लो, ये केवल इंडक्टेंस मत लिखो, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखो, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखो, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट बनता है ओम, ठीक है। और इंडक्टेंस की मैं बात करूं तो इंडक्टेंस का मात्रक बनता है हमारा हेनरी, ठीक है, ये प्रेरकत्व, प्रेरकत्व या फिर इंडक्टेंस। ओम तो आप सभी जानते हैं, ओम किसका मात्रक है भाई, ओम मात्रक है हमारा रेजिस्टेंस का, और महो किसका हो जाएगा, ससेप्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। चल कुंडली के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। चल कुंडली, चल कुंडली मतलब कि इसमें क्या चीज चल रहा है भाई, मूविंग क्वाइल है। मूविंग क्वाइल कौन सा होता है भाई, हमारा पीएमएमसी, पीएमएमसी वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं को हम लोग मूविंग क्वाइल भी कहते हैं। मूविंग क्वाइल में जो हमारी स्केल होती है वो लीनियर होती है। लीनियर स्केल क्यों होती है, क्योंकि वहां पे हमारा एक फॉर्मूला आता है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। टाउ किसके, जो बल आघूर्ण है हमारा, जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, केवल धारा के बराबर होता है। वही यदि मैं एमआई टाइप की बात करूं, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट की, तो वहां पे जो हमारा टाउ है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, तो इसलिए उसकी स्केल नॉन लीनियर हो जाती है, और पीएमएमसी की स्केल लीनियर होती है, ठीक है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या ऑप्शन दिया, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये बात बिल्कुल गलत है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यस ये बात सही है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जा रहा है भाई, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, करंट के प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये हमारा एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। और मैं एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो एमआई टाइप बोले तो मूविंग आयरन, ठीक है, और एमसी टाइप बोले तो मूविंग क्वाइल। तो इसमें जो हमारा टाउ डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, आई स्क्वायर के, ठीक है, आई स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए वहां पे जो हमारी स्केल आती है वो नॉन लीनियर आ जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल लगाते हैं हम लोग, तो डिजिटल घड़ी में हमने आपको बताया था कि डिजिटल घड़ी में हम लोग कौन सा सेल लगाते हैं भाई, मर्क्यूरी सेल लगाते हैं। तो ये तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग। ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है वायरिंग का, ये वायरिंग का कौन से टेस्ट का फिगर दिया हुआ है, कौन से टेस्ट का फिगर दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है। फिगर क्लियरली दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, हाईलाइटेड कर दूंगा तब तो दिखेगा। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारी लाइन है। तो ये वायरिंग इंस्टॉलेशन का कौन सा परीक्षण मेथड है, कौन सा है भाई, पोलैरिटी टेस्ट वाला है क्या, नहीं पोलैरिटी टेस्ट तो नहीं है सर। ओपन सर्किट टेस्ट है क्या, नहीं। ये है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन
बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है ये। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो भूमिगत केबल की बात जहां पे भी करेगा तो उसमें कोई भी यदि फॉल्ट आ रहा है तो उसे टेस्ट करने के लिए, उसे चेक करने के लिए हम लोग हमेशा लूप टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि केबल की टेस्टिंग करने के लिए या केबल में कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग लूप टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या नुकसान है? ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? मोर लॉसेज है, या पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, या कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर हेवियर इन वेट। हेवियर इन वेट तो नहीं होता क्योंकि इसमें केवल हम लोग एक ही वाइंडिंग यूज करते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये वेट में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ये क्या होता है भाई? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ये हल्का होता है। ठीक है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ये हल्का होता है। मोर लॉसेस नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉस होता है इसमें। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन तो इसका अच्छा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग को आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग को फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग में ही टेप करके बनाया जाता है। कैसे? सेंटर टेप करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, यही इसका सबसे बड़ा डिफॉल्ट है या फिर यही इसका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज? प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, ये आपसे बोला है क्वेश्चन में कि इस प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये फाई है हमारा और ये है हमारा V1, ये हमारा V1 है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन दर्शा रहा है भाई? यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फिगर है उतना ही राइट हैंड साइड में भी फिगर है, तो वो दोनों फिगर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा E1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो V1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। ये ऑप्शन क्यों सही दिख रहा है? क्योंकि जो फिगर है, फिगर में भी वही कह रहा है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में फिगर है इसका E1 का, उतना ही राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट? इस जॉइंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट? इस जॉइंट का नाम क्या है? तो ये जो जॉइंट है आपकी, ये आपकी मैरिड जॉइंट है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मैरिड जॉइंट, है ना। मैरिड जॉइंट ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। चलो आगे बोला है कि विच क्वालिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? इसमें से कौन सा ऐसा है जो, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करते हैं भाई, जो रोटेटिंग नेचर का होता है एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे भी वो कैसा होता है? रोटेटिंग नेचर का होता है। तो वो होता है हमारा फेजर क्वांटिटी। ठीक है, वो होता है हमारा फेजर क्वांटिटी, ऑप्शन डी। विच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग? इंडस्ट्रियल लाइटिंग और फ्लड में कौन किस प्रकार की हम लोग लाइटनिंग सिस्टम का यूज करते हैं? इंडस्ट्री में और फ्लडिंग एरिया में, मतलब कि जो बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र है उस साइड में किस तरह का हम लोग लाइटनिंग सिस्टम यूज करते हैं? अप्रत्यक्ष या फिर सेमी डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट या फिर सेमी इनडायरेक्ट? तो देखो भाई, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री हो या फिर हमारा फ्लड एरिया हो, वहां पे हमें एकदम बारीकी से चेक करने के लिए लाइट की ज्यादा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे। देखिए वहां पे लाइटनिंग व्यवस्था हमारा ऐसा होना चाहिए जहां फोकस लाइट का एकदम जबरदस्त हो, हमें क्लियरली सारी चीजें दिखती रहें। इसलिए हम लोग वहां पे हमेशा कौन सा लाइटनिंग सिस्टम यूज करेंगे? डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, जिसमें 90% लाइट जो है हमारी धरातल पे आती है या फिर हमारे वर्किंग प्लेन पे, वर्किंग प्लेस पे आती है, और 10% लाइट जो है वो इधर उधर तितर बितर होती है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह के लाइटनिंग व्यवस्था का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज किया जाता है? जैसे ही एक हमारी डोमेस्टिक वायरिंग एक बार कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग किस तरह का
एक टेस्टिंग करते हैं, तो वो उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं मेगर के द्वारा। मेगर के द्वारा सारे वायरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग पॉइंट्स में लगा के चेक करते हैं कि कहीं पे हमारी वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है या कहीं पे हमारी वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है। यदि मेगर हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है, और यदि मेगर 0 दिखा दिया तो इसका मतलब है कि हमारा वाइंडिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट है, हमारी वायरिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट है, तो उसको फिर सही करना होता है। ठीक है, तो मेगर से हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा। गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का यूज किया जाता है? वेट ग्राइंडर। ग्राइंडर की बात किया है यहाँ पे, तो ग्राइंडर के लिए कौन सा यूज किया जाता है यार? ये तो हमने आपको कई बार बताया हुआ है। केवल मैं ग्राइंडर की बात करूं या मिक्सचर की बात करूं, ग्राइंडर या फिर मिक्सचर की बात करूं, ग्राइंडर या फिर मिक्सचर की बात करूं, तो इसमें हम लोग कौन सा मोटर यूज कर लेते हैं? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर या फिर एसी सीरीज मोटर। और वेट ग्राइंडर की बात किया यहाँ पे, तो वेट ग्राइंडर के लिए हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर यूज कर लेते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, चल अब यहाँ पे हैमर दिया हुआ है आपके सामने, बस इसका नाम पूछ ले आपसे कि इस हैमर का नाम क्या है। ठीक है, ये आपके सामने हैमर दिया हुआ है और इसका नाम पूछ लिया हुआ है। देखो क्रॉस पिन हैमर जो होती है ना, क्रॉस पिन हैमर कैसी होती है भाई? क्रॉस पिन हैमर जैसे ये हमारा हो गया बेंत, ठीक है, अरे जो डंडा लगाया जाता है हथौड़े में वो, और इस पे जब जो हैमर होती है, हमारे हैमर के ऊपर यदि इस तरीके का उसमें किनारा बना हुआ है, किनारा यदि इस तरीके का बना होगा तो हमारा क्रॉस पिन हो जाएगा। और जब इसी के शेप में, जब इसी के शेप में यदि किनारा बना होगा, जैसे कि मैं कैसे बताऊं, हाँ जैसे मान लो कि ये हमारा हैंडल हो गया, ठीक है, और ऊपर कई तरह हैमर कई तरह की होती है ना, जैसे ये भी एक हमारी हैमर ही है, ठीक है, ये भी एक हमारी हैमर ही है और बीच में यहाँ पे बेत लगा होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा कई तरह का होता है, जिसमें केवल एक छोटा सा ऐसा पिन बना होता है, वो हमारा हो जाता है बॉल पिन हैमर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आकृति यदि इस तरीके से होगी, यदि इस तरीके से होगी, ऊपर चिपटा होगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। और इस यही आकृति यदि इस तरीके से होगा, मतलब कि इसके इसके जस्ट फेस नहीं होगा, तो हो जाता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। तो उस तरीके का कुछ हैमर तो यहाँ पे दिया नहीं है। ये जो है ये हमारा है टैग हैमर। ये क्या है भाई? ये टैग हैमर का फिगर है। ठीक है, टैग हैमर। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ AWG? AWG का एक्सपेंशन इसमें से कौन सा है? अमेरिकन वायर ग्रेड या फिर अमेरिकन वायर गेज या अमेरिकन वायर गार्ड या फिर अमेरिकन वायर ग्रुप, इसमें से कौन सा है भाई? तो इसमें से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन? तो डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो हमारी लीकेज करंट होती है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि लीकेज, ये डोमेस्टिक वायरिंग में लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/5000 ऑफ 1/5000 ऑफ लोड करंट। ठीक है, फुल लोड करंट लिख लो यहाँ पे, फुल लोड करंट। जो हमारी फुल लोड करंट होती है, फुल लोड करंट की 1/5000 गुना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/5000 गुना। ठीक है, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है? तो देखो जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट का नाम सुनते हो, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हमारे सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। और केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, वही हमारा प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और प्राइमरी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। और बाकी ये जो है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हमारे सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो जो प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम कंडक्टर को इसमें से जोड़ने के लिए कौन सा सोल्डरिंग यूज किया जाता है? जिंक क्लोराइड या फिर टेलो या फिर साल्ट एमोनियम रोजिन या फिर केरलाइट अल। केरलाइट अल,
आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग कभी भी एल्युमिनियम कंडक्टर को जोड़ने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए केर लाइट हल का यूज करते हैं। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपसे इम्पीडेंस का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला पूछा है कि यदि हमारी एक आरएलसी सर्किट हो, आरएलसी सर्किट हो तो उसमें हमारा इंडक्टेंस कितना होगा, इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, और ये आरएलसी सर्किट जो है कैसी है, वो सीरीज में जुड़ी हुई है। सीरीज में जुड़ी हुई है तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि सीरीज के लिए जो हमारा आरएलसी सर्किट का आरएलसी सर्किट के इम्पीडेंस का मान होता है वो कितना हो जाता है, Z इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी। ये माइनस नहीं होता, ये सिमिलर होता है। ठीक है, जो इसमें से बड़ा होगा उसको हम लोग पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कौन सा है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यस, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं नाम इसका, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात किया है यहाँ पे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लक्स तो हो जाता है हमारा किसका भाई, इल्यूमिनेशन का, लक्स हो जाता है हमारा इल्यूमिनेशन का। ठीक है, कैंडिला स्टेर ये हो जाता है हमारा इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। स्टेयर रेडियन किसका भाई, ये है हमारा सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये है हमारा ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। और ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका है भाई, ल्यूमेन, ल्यूमेन और भाई कैंडिला। ल्यूमेन किसका मात्रक है भाई, ये है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है। और ज्योति फ्लक्स या फिर इसी को कह सकते हैं आप, इसको आप यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लिखो जो कैंडिला है ये मात्रक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता। अरे हाँ देखो देखो देखो, मैं यही तो गलत लिख दिया था, इंटेंसिटी। ठीक है, देखो जो मैं लिखा था हिंदी में ना, ये है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक ये है। और ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है, ये ज्योति फ्लक्स का है, ये ज्योति फ्लक्स का है। यही हमने गलत लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है। और कैंडिला है, कैंडिला किसका मात्रक है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है, संवेदनशीलता की इकाई क्या हो जाती है भाई, जो हमारा सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन वी होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी इक्वल टू आर अपॉन वी होता है। तो ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम पर वोल्ट। भाई आर का यूनिट क्या बनेगा, यहाँ से आर का यूनिट तो बन जाएगा हमारा ओम, आर का यूनिट बन जाएगा ओम, और वी क्या होता है वोल्टेज, तो इसका यूनिट बन जाएगा वोल्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स की इंगित भाग का नाम क्या है।
ये जो यहाँ पे एक्स इंगित किया गया है इसका नाम आपसे पूछा है। तो ये तो सबसे बाहरी हिस्सा है केबिल का। केबिल का जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा होता है भाई? जो केबिल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा लेड सीट। ठीक है, वो होता है हमारा लेड सीट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं, सबसे बाहर नहीं यार, ये यहाँ पे यहाँ वाला हिस्सा पूछा है। सबसे बाहर नहीं, ये यहाँ वाला हिस्सा पूछा है, इस हिस्से के बारे में पूछा है। ये जो हिस्सा दिया हुआ है बीच में इसका नाम पूछा है। ठीक है, सबसे बाहर वाले हिस्सा का नाम नहीं पूछा है। चल, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? जो सबसे नीचे प्लेट लगी होती है सोल प्लेट, उसका उद्देश्य क्या होता है? अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें या केतली बेस को नुकसान से बचाएं, या अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में कार्य करता है, या फिर एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है। तो जो हमारी केतली है, केतली के सबसे नीचे केतली के सबसे नीचे जो एक बेस होता है उसका काम क्या होता है भाई? अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक केटली के बीच में ऐसा एक गोला होता है और उसी गोले में क्या कुछ यहाँ पे बीच में क्या लगा होता है? बीच में कह सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल होता है और उसी कंडक्टर मटेरियल को केटली के अंदर लगाया जाता है। उसमें जब केटली हमारी जाके फंसती है तब हमारे करंट उसमें जाती है और केटली में करंट का फ्लो होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इस बेस से केटली के ऊपर उठा लेते हैं तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। करंट का फ्लो होना यदि बंद हो जाएगा तो केटली में जो पानी बॉयल हो रहा था या फिर जो केटली में करंट का फ्लो हो रहा था वो फ्लो रुक जाता है। ठीक है, तो एक तरह से वो कांटेक्ट बनाता है कंटेनर के साथ, केटली के कंटेनर के साथ कांटेक्ट बनाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? M इक्वल टू जेड आई टी। M इक्वल टू जेड आई टी, जहाँ पे जेड क्या है? जेड है हमारा सर्किट का परावैद्युतांक। ठीक है, सॉरी, रासायनिक रासायनिक वैद्युता रासायनिक कांस्टेंट है विलियन का। और आई क्या है भाई? करंट है। और टी है टाइम। ठीक, टी है टाइम। तो M इक्वल टू जेड आई टी, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी चल। अच्छा, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन द सीरीज। यहाँ पे बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर? अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में करंट को रिवर्स करने के लिए उत्क्रम करने का क्या उत्क्रम करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, अर्थ परीक्षण में धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है? धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ डीसी, मतलब डीसी की ध्रुवता को उलट देता है। यदि करंट को हम बदल दे रहे हैं, यदि करंट को बदल दे रहे हैं तो क्या होगा? कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। ठीक है, या फिर चेंज डीसी सप्लाई इंटू एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज कर देता है। या फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस? अच्छा, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में बात किया तो आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है हमको, लेकिन सी ऑप्शन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है। एक मिनट रुके रहिए, अभी मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर? प्रतिरोध का नाम क्या है? ये जो आपको सामने प्रतिरोध दिया हुआ है, इस प्रतिरोध का नाम क्या है? ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, या फिर मेटल फिल्म रजिस्टर, या कार्बन फिल्म रजिस्टर, या फिर वायर वाउंड रजिस्टर। यही रेजिस्टेंस जो है आप लोग अपने प्रैक्टिकल लैब में या फिर लेबोरेटरी में भी देखते हैं। तो ये क्या है भाई? ये है आपका वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा क्या किया जाता है भाई? इस रेजिस्टेंस के द्वारा ये यहाँ पे ऊपर एक स्लाइडर होता है, उस स्लाइडर पे एक वेरिएबल पॉइंट होता है, उस वेरिएबल पॉइंट को सरका के इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग आसानी से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? ये है आपका रेजिस्टेंस का वायर बाउंड टाइप।
ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर है ये। और नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करना है, इसका काम होता है, ठीक है। ये करंट रिवर्सर का काम क्या होता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करना काम होता है, ठीक है, किसमें, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर आपके सामने दिया हुआ है इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने ट्रांसफार्मर दिया हुआ है इस ट्रांसफार्मर का नाम आपसे पूछा है, तो इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। इसमें दिख रहा है आपको कि ये दो वाइंडिंग बनी हुई है, इसमें इसमें दो वाइंडिंग बनी हुई है, ठीक है, दोनों वाइंडिंग अलग अलग दिया हुआ है और दोनों का कोर अलग अलग दिया हुआ है ना, दोनों का कोर भी अलग अलग दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी का इधर आउटपुट है, इधर हमारा इनपुट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये था मॉडल सेट 2। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ मॉडल सेट 3 के साथ, ठीक है। धन्यवाद।